अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 24 है और आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू अपील, यानी कि सेक्शन 107 और सेक्शन 108 पढ़ेंगे हम। सेक्शन 107 के हवाले से है पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट, जिसे हम इसके साथ साथ ऑर्डर 41 के साथ रीड करेंगे, और इसके अलावा सेक्शन 108 के हवाले से है प्रोसीजर ऑफ अपील्स। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 107 और सेक्शन 108 के हवाले से जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू अपील, यानी कि इसमें जनरल प्रोविजंस बताए हुए हैं, जनरल बातें डिस्कस की हुई हैं अपील के हवाले से, यानी कि अपील किसी भी किस्म की हो, किसी भी काइंड की अपील हो, तो ये जो दोनों प्रोविजंस है ये हर अपील के ऊपर अप्लाई होंगे। सेक्शन 107 के हवाले से है पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट, इसके अंदर एपलेट कोर्ट की पावर्स को डिस्कस किया हुआ है। सेक्शन 107 के मजीद दो सब सेक्शंस हैं। सब सेक्शन 1 के अंदर एपलेट कोर्ट की 4 पावर्स को डिस्कस किया है। क्लॉजेज A, B, C, D करके लिखा हुआ है सेक्शन 107 में। पहली पावर कौन सी बताई हुई है एपलेट कोर्ट की? टू डिटरमिन ए केस फाइनली। इसके अलावा है टू रिमांड ए केस, टू फ्रेम इशूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल। और चौथी पावर क्या है? टू टेक एडिशनल एविडेंस और रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। अब ये जो सेक्शन है सेक्शन 107, इसके अंदर अब इन तमाम पावर्स की डिटेल नहीं दी हुई। डिटेल कहाँ पर दी हुई? ऑर्डर 41 में। CPC के अंदर इसी तरह है, सेक्शंस के अंदर जनरल बातें लिखी होती हैं और जो ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पर उनकी डिटेल मौजूद होती है। ऑर्डर 41 को 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसके लेक्चर्स जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं। उसके जो रूल्स हैं अलग-अलग करके पढ़ाए हैं, और स्पेशली ये जो 4 पावर्स की यहाँ पर बात हो रही है, इनके बारे में अलग से मुकम्मल वीडियो मौजूद है। उन तमाम वीडियोज़ की जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम इन पावर्स को शॉर्टली डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा उन तमाम पावर्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर नहीं है लेकिन ऑर्डर 41 के अंदर मौजूद हैं। शॉर्टली हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पावर ऑफ एपलेट कोर्ट टू रिमांड ए केस। रिमांड ऑफ केस का क्या मतलब है? केस को वापस भेजना। वापस कहाँ पर भेजना? ट्रायल कोर्ट को वापस भेजना, ताकि जो ट्रायल कोर्ट है वो उस मैटर को दोबारा सुने, दोबारा से उस मैटर के ऊपर डिसीजन दे, यानी कि सेकंड टाइम डिसीजन दे। यानी जब एपलेट कोर्ट के पास अपील आएगी किसी केस के हवाले से, तो एपलेट कोर्ट इम्पॉर्ड है कि वो उस मैटर को जिसके हवाले से वो अपील सुन रहा है, वो उस मैटर को वापस भेजेगा लोअर कोर्ट को, कि लोअर कोर्ट उसके ऊपर दोबारा से हियरिंग करे, दोबारा से कंप्लीट ट्रायल चलाए और सेकेंड टाइम दूसरी बार जो उसके ऊपर डिसीजन दे। अब ये जो रिमांड का ऑर्डर है यहाँ पर मैंने लिखा है, इससे रेलेवेंट प्रोविजन कौन से लिखे हैं? ऑर्डर 41 रूल नंबर 23। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 23 की जब रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तभी कोर्ट रिमांड का ऑर्डर कर सकता है। कोर्ट इज ऑलवेज इम्पॉर्ड कि वो रिमांड का ऑर्डर कर सकता है। अब हम रूल नंबर 23 का रिमांड डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 23 के अंडर कोर्ट रिमांड का ऑर्डर कब करता है? कि जब कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है, कौन सा कोर्ट जिसकी डिग्री के खिलाफ अपील सुन रहा है, उसने उस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया है। किस तरह डिस्पोज ऑफ किया है? ऑन अ प्रिलिमिनरी पॉइंट, यानी कि मेरिट्स के ऊपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, फुल हियरिंग के बाद डिस्पोज ऑफ नहीं किया, बल्कि किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर लोअर कोर्ट ने किसी मैटर को डिस्पोज ऑफ किया ये कहकर कि ये जो मैटर है इट इज़ बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, या ये जो मैटर है ये कोर्ट नहीं सुनेगा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर रेस जुडिकाट एप्लीकेबल होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये प्रिलिमिनरी पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट जिसकी वजह से फुल हियरिंग नहीं हो सकती। तो जब भी लोअर कोर्ट ने किसी मैटर को किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया होगा, किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर डिसाइड किया होगा, और जब उस मैटर के खिलाफ अपील आएगी, तो क्या ज़रूरी है कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है इट इज़ रिवर्स इन अपील। एपलेट कोर्ट ने क्या किया? उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। यानी कि अगर लोअर कोर्ट ने कहा कि ये मैटर बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट है, तो एपलेट कोर्ट ने उस डिसीजन को रिवर्स कर दी, यानी कि एपलेट कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। तो क्या ज़रूरी है कि एपलेट कोर्ट ने उस डिग्री को रिवर्स कर दिया। तो जब एपलेट कोर्ट उस डिग्री को रिवर्स करेगा तो कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो रिमांड का ऑर्डर कर सकता है। वो उस पूरे केस को वापस भेजेगा लोअर कोर्ट के पास, ताकि जो लोअर कोर्ट है वो इस मैटर का दोबारा से ट्रायल चलाए, फुल हियरिंग करे इस मैटर की, और इसके साथ साथ एपलेट कोर्ट डायरेक्शंस भी दे सकता है कि किस तरह लोअर कोर्ट ट्रायल चलाएगा। और जो लोअर कोर्ट है वो क्या करेगा? जब उसके पास मैटर दोबारा आएगा तो वो इस मैटर को दोबारा ट्रायल चलाएगा, वो इस मैटर को डिटरमिन करेगा, इसके ऊपर डिसीजन देगा। फिर उसके बाद है पावर टू डिटरमिन केस फाइनली, यानी एपलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो किसी मैटर को फाइनली डिसाइड कर सकता है। ये पावर कहाँ पर मौजूद है? ऑर्डर 41 रूल नंबर 24 के अंदर इसकी डिटेल मौजूद है, और ये इस रिमांड ऑफ केस का अल्टरनेट भी है कि कोर्ट बजाय रिमांड का ऑर्डर करने के किसी मैटर को खुद भी डिसाइड कर सकता है। कब? कि जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट होंगी, यानी कि एविडेंस सफिशिएंट मौजूद होंगे। तो एपलेट कोर्ट क्या करेगा? उस केस के अंदर जितने इश्यूज़ होंगे उनको रीसेटल करेगा और उनके ऊपर डिसीजन देगा, अपनी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेगा और किसी मैटर को फाइनली डिटरमिन कर सकता है। ठीक है, तो एपलेट कोर्ट चाहे तो किसी केस को रिमांड भी कर सकता है, वापस लोअर कोर्ट के पास भी भेज सकता है, और अगर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट हो गए तो कोर्ट खुद भी उस मैटर के साथ प्रोसीड कर सकता है, खुद ही उसके अंदर जितने इश्यूज़ हैं उनको सेटल करेगा, उनको डिटरमिन करेगा।
तीसरी पावर जो सेक्शन 107 के अंदर है वो कौन सी है? पावर टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, जिसकी डिटेल कहाँ पर मौजूद है? ऑर्डर 45 के रूल नंबर 25 के अंदर। ये रूल कब अप्लाई होता है कि जब लोअर कोर्ट जिसकी डिग्री के खिलाफ अपीलेट कोर्ट अपील सुन रहा है उसने किसी इंपॉर्टेंट इशू को फ्रेम नहीं किया या फ्रेम किया है लेकिन ट्राई नहीं किया, या फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिटरमिन नहीं किया और कोर्ट को क्या लगता है जिन इशूज को लोअर कोर्ट ने फ्रेम नहीं किया या ट्राई नहीं किया वो ऐसे इशूज है जिनको लाजमी फ्रेम करना चाहिए था, जिन्हें लाजमी ट्राई करना चाहिए था। तो अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है? अंडर सेक्शन 107 रीड विद ऑर्डर 41 रूल 25 अपीलेट कोर्ट इज इम्पावर्ड कि वो क्या करेगा? उन इश्यूज को फ्रेम करेगा और फिर उन्हें लोअर कोर्ट के पास भेजेगा। किस पर्पस के लिए? कि जो लोअर कोर्ट है वो उन इश्यूज के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करे और इसके अलावा अगर इसके लिए कुछ एडिशनल एविडेंसेस लेने की ज़रूरत है तो एडिशनल एविडेंसेस ले। और जब मैटर लोअर कोर्ट के पास जाएगा तो लोअर कोर्ट क्या करेगा? वो उन इश्यूज़ के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करेगा, उनके लिए एडिशनल एविडेंसेस लेगा और ये काम जब वो मुकम्मल कर लेगा तो उन एविडेंसेस के साथ उन फाइंडिंग्स को वापस कहाँ पर भेजेगा? अपीलेट कोर्ट में, और अपीलेट कोर्ट उस मैटर को फिर डिसाइड करेगा, उस अपील को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 25 वाली पावर कोर्ट कब एक्सरसाइज करते हैं? कि जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट नहीं होते तो अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है? लोअर कोर्ट को मैटर वापस भेजेगा ताकि लोअर कोर्ट जो है एडिशनल एविडेंसेस ले और फिर उन एडिशनल एविडेंसेस को कोर्ट में वापस भेजे, फिर अपीलेट कोर्ट क्या करेगा? उस मैटर को डिसाइड करेगा। लास्ट पावर जो सेक्शन 107 के अंदर डिस्कस हुई है वो कौन सी है? पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू टेक एडिशनल एविडेंसेस, जिससे रेलेवेंट रूल्स कौन से हैं? ऑर्डर 41 की रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 29 तक। अभी आपने पिछले क्या पढ़ा कि जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट नहीं होंगे तो अपीलेट कोर्ट मैटर को वापस लोअर कोर्ट के पास भेजेगा ताकि वो एडिशनल एविडेंसेस ले। ये वाली पावर कौन सी है? ये कब एक्सरसाइज होगी? कि जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट नहीं है लेकिन कोर्ट को एडिशनल एविडेंसेस चाहिए और कोर्ट क्या कर सकता है? जो अभी पिछली आपने पावर पढ़ी है कि कोर्ट लोअर कोर्ट को मैटर भेजेगा कि वो एडिशनल एविडेंसेस ले, तो कोर्ट खुद भी इम्पावर्ड है कि वो एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह के एडिशनल एविडेंसेस की बात हो रही है? ऐसे एडिशनल एविडेंसेस के जो किस तरह के हैं जिनको ट्रायल कोर्ट ने इम्प्रॉपरली रिफ्यूज़ किया है, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने उन एविडेंसेस को एडमिट करने से इम्प्रॉपरली रिफ्यूज़ किया। अगर प्रॉपरली रिफ्यूज़ किया तो उसकी बात नहीं हो रही। किस तरह के है कि कोर्ट ने इम्प्रॉपरली रिफ्यूज़ किया है ऐसे एविडेंसेस को विच आउट टू हैव बीन टेकन, जिन्हें लाजमी लेना चाहिए था। दूसरे ग्राउंड क्या दिया हुआ है रूल नंबर 27 के अंदर कि इस तरह के एविडेंसेस हैं जो कि अपीलेट कोर्ट को लगता है कि उसके सामने लाजमी होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए और अपीलेट कोर्ट उनके बगैर अपील को डिसाइड नहीं कर सकता, जजमेंट को प्रोनाउंस नहीं कर सकता, या फिर कोई भी अगर और कोई सब्सटेंशियल कॉज होगा, कोई ऐसा कॉज होगा कि अपीलेट कोर्ट को लगता है कि ये सफिशिएंट है और एडिशनल एविडेंसेस लेने चाहिए, तो अपीलेट कोर्ट इज़ ऑलवेज इम्पावर्ड अंडर रूल 27 कि वो एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। ठीक है, तो अपीलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंसेस खुद भी ले सकता है या अपने बिहाफ पर लोअर कोर्ट को भी कह सकता है। लोअर कोर्ट कौन सा है? जिसकी डिग्री के खिलाफ वो अपील सुन रहा है, लोअर कोर्ट को भी वो डायरेक्शन दे सकता है वो एडिशनल एविडेंसेस ले, या फिर अपने से सबऑर्डिनेट किसी भी कोर्ट को अपीलेट कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि वो एडिशनल एविडेंसेस ले, और जब वो एडिशनल एविडेंसेस लेंगे तो फिर उस मैटर को वापस भेजेंगे अपीलेट कोर्ट के पास और अपीलेट कोर्ट उस मैटर को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई वो 4 पावर्स जो कि सेक्शन नंबर 107 के अंदर मौजूद हैं और इनकी डिटेल इन रूल्स के अंदर मौजूद है। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्टली उन पावर्स को जो कि ऑर्डर 41 के अंदर इसके अलावा भी मौजूद हैं। तो ऑर्डर 41 के अंदर और पावर्स भी बताई हुई हैं अपीलेट कोर्ट की। सेक्शन 107 के अंदर जिन 4 अपीलेट कोर्ट की पावर्स को डिस्कस किया हुआ है, उसके अलावा भी ऑर्डर 41 के अंदर तकरीबन 9 पावर्स जो हैं अपीलेट कोर्ट की बताई हुई हैं, जिनको हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ पर दोबारा डिस्कस करने का मकसद ये है ताकि आप उन रूल्स को पॉइंट आउट कर सकें कि ये वाले जो रूल्स हैं वो पावर से रिलेवेंट हैं। तो ऑर्डर 41 के अंदर कहाँ पर किन किन रूल्स के अंदर पावर डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 के अंदर अपीलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न भी कर सकता है। रिजेक्शन कब करेगा? कि जब कोर्ट को लगता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है वो उस फॉर्म में नहीं पेश किया गया जैसे कि रूल नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है, तो अपीलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिजेक्ट कर सकता है। रिटर्न कब करेगा? कि जब कोर्ट को लगता है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर किसी अमेंडमेंट की जरूरत है, किसी डिफेक्ट को ठीक करने की जरूरत है, तो अपीलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न भी कर सकता है। तो रूल नंबर 3 के अंदर अपीलेट कोर्ट को रिजेक्शन और रिटर्न दोनों पावर्स दी हुई हैं। फिर इसके बाद रूल नंबर 4 के अंदर भी अपीलेट कोर्ट की पावर्स बताई हुई हैं। कौन सी पावर है? रूल नंबर 4 क्या बताता है कि अपीलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो डिक्री को रिवर्स या मॉडिफाई कर सकता है उन पार्टीज़ की फेवर में भी कि जिन्होंने अपील फाइल नहीं की। तो पार्टीज़ कौन सी हैं? ये कौन सी पार्टीज़ है? वो पार्टीज़ जो कि सूट के अंदर पार्टी थे लेकिन अपील के अंदर पार्टी नहीं है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 अपीलेट कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो जब डिक्री को रिवर्स या मॉडिफाई करेगा, उसके अंदर कोई वेरिएशन करेगा, तो ये उन तमाम पार्टीज़ की फेवर में भी कर सकता है जो कि ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे लेकिन अपील के अंदर पार्टी नहीं थे।
फिर उसके बाद रूल नंबर 5, 6, 8 को एपीलेट कोर्ट को इम्पॉल करते हैं कि एपीलेट कोर्ट डिक्री की एग्जीक्यूशन को स्टे करवा सकते हैं। कौन सी डिक्री? जिसके खिलाफ वो अपील सुन रहे हैं। तो एपीलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि जब उसके सामने एप्लीकेशन लाई जाएगी, उसको सफिशिएंट कॉज शो किया जाएगा, तो एपीलेट कोर्ट इम्पावर्ड है अंडर रूल 5, 6 एंड 8 कि वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को स्टे करवा सकता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 11 सब रूल 1, रूल नंबर 11 सब रूल 2, रूल नंबर 16, रूल नंबर 17, रूल नंबर 18 के अंदर डिफरेंट कंडीशंस के अंदर एपीलेट कोर्ट को इम्पावर किया है कि जो एपीलेट कोर्ट है वो अपील को डिसमिस कर सकता है। फिर इसके अलावा यही अपील जो एपीलेट कोर्ट डिसमिस करता है, रूल नंबर 19 एपीलेट कोर्ट को इम्पावर करता है कि वो उस अपील को दोबारा रीएडमिट भी कर सकता है जब उसे सफिशिएंट कॉज शो किया जाएगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 20 है वो एपीलेट कोर्ट को इम्पावर करता है कि एपीलेट कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है, कैसे ऑर्डर कर सकता है? फॉर एडिशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, कि जब एपीलेट कोर्ट को लगता है कि ऐसे पार्टीज़ कि ऐसे पर्सन्स जो कि ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे लेकिन अपील के अंदर उन्हें रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया, और वो किस तरह के रिस्पोंडेंट्स हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट ऑफ अपील, कि अपील के अंदर जो डिसीजन आएगा वो उससे इफेक्ट होंगे, यानी कि उनकी फेवर में भी आ सकते हैं और उनके अगेंस्ट भी आ सकता है। तो एपीलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो एडिशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स को ऑर्डर कर सकता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 21 वो किस हवाले से कि जब एपीलेट कोर्ट किसी डिक्री को एक्स पार्टी डिसाइड कर लेता है तो जो रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट के सामने अपेयर हो सकता है, और कोर्ट को जब वो सेटिस्फाई करेगा तो एपीलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो उस अपील की दोबारा री हियरिंग कर सकता है। कौन सी अपील की? जिसको एपीलेट कोर्ट ने एक्स पार्टी डिसाइड किया हुआ है। फिर उसके बाद रूल नंबर 33 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी एपीलेट कोर्ट की जनरल पावर्स बताई हुई हैं। इसमें क्या बताया है कि एपीलेट कोर्ट कोई भी डिग्री कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो कि पास करने चाहिए, और कोई भी फर्दर डिग्री फर्दर ऑर्डर भी पास कर सकता है जो कि उस केस की रिक्वायरमेंट है। और कब कर सकता है? तब भी कर सकता है कि जब अपील है वो सिर्फ पार्ट ऑफ डिग्री के हवाले से हो, पूरी डिग्री के हवाले से ना हो। तो एपीलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो पूरी डिग्री के हवाले से भी डिसीजन दे सकता है, पूरी डिग्री को भी रिवर्स या मॉडिफाई कर सकता है। और इसके अलावा एपीलेट कोर्ट को रूल नंबर 33 के अंदर कौन सी पावर्स दी हुई हैं कि एपीलेट कोर्ट इम्पावर है कि वो जब डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाई करेगा तो वो उन पार्टीज़ की फेवर में भी कर सकता है कि जिन्होंने अपील फाइल नहीं की लेकिन वो ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टीज थे। रूल नंबर 33 के अंदर ये जो पावर दी हुई है इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर अलहदा से मौजूद है, और इसके अलावा पूरा ऑर्डर 41 को पिछले 8-9 लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया है, और एक लेक्चर अभी रिसेंटली पूरे ऑर्डर 41 के रिवीजन के बारे में भी है, तो आप उन सबको देख सकते हैं। वहाँ पर आप इन तमाम रूल्स को इन डिटेल समझ सकते हैं। इन तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। अब वापस आते हैं सेक्शन 107 के ऊपर। सेक्शन 107 का सब सेक्शन 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर 4 पावर्स एपीलेट कोर्ट की बताई हुई थी, और इसके अलावा हमने ऑर्डर 41 के अंदर जो और अदर पावर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है। अब हम सब सेक्शन 2 डिस्कस करते हैं सेक्शन 107 का। ये भी बिल्कुल जनरल प्रोविजन है। ये क्या कहता है कि एपीलेट कोर्ट के पास वो तमाम पावर्स हैं जो कि ट्रायल कोर्ट के पास हैं। ट्रायल कोर्ट कौन सा कोर्ट? वो कोर्ट जो कि किसी मैटर को फॉर द फर्स्ट टाइम सुनता है अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? ये जनरली क्या कह रहा है कि जो एपीलेट कोर्ट है वो इम्पावर्ड है, उसके पास वो तमाम पावर्स हैं जो कि ट्रायल कोर्ट के पास होते हैं, यानी कि उस कोर्ट के पास जो किसी मैटर को फॉर द फर्स्ट टाइम सुनता है। तो एपीलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो एडिशन ऑफ पार्टीज कर सकता है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कर सकता है, इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है, वो तमाम ऑर्डर्स पास कर सकता है जो कि ट्रायल कोर्ट पास कर सकता है। फिर उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 108। ये भी जाहिर है बिल्कुल जनरल सा प्रोविजन है, क्योंकि दोनों सेक्शन थी सेक्शन 107 108 जनरल प्रोविजंस के हवाले से। तो सेक्शन 108 किस हवाले से ये क्या कहता है? तो सेक्शन 108 सिंपली क्या कहता है? प्रोविजंस ऑफ पार्ट 8। पार्ट 8 पूरा किस हवाले से? अपील्स के हवाले से, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि पार्ट 8 के अंदर जितने प्रोविजंस हैं किस हवाले से? अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, यानी कि जितने प्रोविजंस पार्ट 7 के अंदर अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज के हवाले से हैं वो कहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं? शेल एज फार एज मे बी एप्लीकेबल, कहाँ पर अप्लाई होंगे? उन तमाम अपील्स पर भी अप्लाई होंगे जो किस हवाले से हैं? अपील्स फ्रॉम एपीलेट डिक्री, और इसके अलावा किस पर? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। और क्या लिखा है? और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ इन विच डिफरेंट प्रोसीजर इज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि अगर किसी स्पेशल या लोकल लॉ यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से हट के बात हो रही है, किसी स्पेशल या लोकल लॉ के अंदर भी अगर कहीं पर अपील के बारे में बात है, अपील का राइट दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी यही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो कि कहाँ पर मौजूद है? पार्ट 7 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर मौजूद है। किस हवाले से? अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। तो किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ के अंदर भी कोई अपील होगी तो वहाँ पर भी यही प्रोसीजर अप्लाई होगा। कब? इन विच डिफरेंट प्रोसीजर इज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि अगर किसी स्पेशल या लोकल लॉ के अंदर अपील के लिए कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं दिया हुआ तो यही वाला प्रोसीजर अप्लाई होगा जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में मौजूद है। और कहाँ पर मौजूद है? किस हवाले से मौजूद है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज।
ठीक है, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर डिटेल प्रोसीजर बताया हुआ है किस हवाले से, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। और फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या कहता है कि जो प्रोसीजर इस हवाले से है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज के हवाले से, यही कहाँ पर अप्लाई होगा कि जब अपील फाइल की जाएगी फ्रॉम एपेलेट डिक्री, यही कहाँ पर अप्लाई होगा जब अपील फाइल की जाएगी फ्रॉम ऑर्डर्स। और ये बात हमें और कहाँ से पता चलती है, जो ऑर्डर 42 है वो किसकी डिटेल बताता है, अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री। वहाँ पर उसके अंदर सिर्फ एक ही रूल है, रूल नंबर 1, वो सिंपली क्या कहता है कि जो प्रोसीजर ऑर्डर 41 के अंदर मौजूद है वही अप्लाई होगा कब, कि जब अपील किस हवाले से होगी, फ्रॉम एपेलेट डिक्री। इसी तरह ऑर्डर 43 जो है वो किस हवाले से, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर 43 का जो रूल नंबर 2 है वो भी सिंपली क्या कहता है, यहाँ पर भी प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट नहीं किया गया। ये रूल नंबर 2 भी क्या कहता है कि जो प्रोसीजर ऑर्डर 41 के अंदर मौजूद है अपील्स के हवाले से, वही प्रोसीजर जो है कहाँ पर अप्लाई होगा, अपील्स जब किस हवाले से होंगी, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, तो सेक्शन 108, ऑर्डर 42 रूल 1, ऑर्डर 43 रूल 2, ये तीनों जो प्रोविजंस है ये क्या कहते हैं कि जो प्रोविजंस, जो रूल्स अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री के हवाले से हैं वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री के हवाले से भी और अपील फ्रॉम ऑर्डर्स के हवाले से भी। और तब भी अडॉप्ट किया जाएगा कि जब अपील किसी स्पेशल या लोकल लॉ के अंडर होगी, कब, कि जब उस स्पेशल या लोकल लॉ के अंडर उस अपील के हवाले से डिफरेंट प्रोसीजर नहीं दिया होगा, तब वहाँ पर भी सीपीसी का यही प्रोसीजर जो सीपीसी के अंदर अपील के हवाले से दिया हुआ है यही वहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।